दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर इंद्रदेव सिंह हूँ। आप लोगों को जो प्रीवियस मेरा क्वेश्चन था, जो एक सीरीज हम चला रहे थे, उस सीरीज का जो 6 सेशन जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अगला सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस मेरे हैं, जो इस लेवल जो मैंने आपको पीछे बताया था, और जो क्वेश्चन के रिव्यू हैं बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और जो डेप्थ क्वेश्चन की है वो सिविल सर्विस और यूपीएससी एग्जाम को शूट करती है, मैं पीछे बता चुका हूँ। और जो सीरीज अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप इसको देख लेते हैं तो यह निश्चित हो जाएगा कि यूपीएससी की किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्या करते हैं, इसको हैंडल कर लेंगे। और छोटा एग्जाम भी, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि छोटे एग्जाम्स के लिए दिए हुए हैं, जिसको कि लेकर के हम लोग डिस्कस आपसे करेंगे। उसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाया था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर था वो था 27 मैंने करवाया था। और 27 के आगे हम लोग आगे चलेंगे कि 27 के आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग हैंडल करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है 27 के आगे, वो है 28 का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग हैंडल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड, एक बहुत आसान क्वेश्चन है और ये वनडे एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है। अधिकतर वनडे जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। सिंध प्रोविंस, गुजरात, पंजाब एंड अफगानिस्तान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा थी वो पंजाब में थी और जो मोहनजोदाड़ो थी वो थी सिंध प्रांत में थी। तो सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, ये इसको आपको याद रखना है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में अधिक डिस्कस आपसे करना ठीक नहीं, इतना आप लोग बेसिक चीजों को जानते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेजर एक लिस्ट बना लीजिए आप लोग। मैं आपको बताऊंगा, मैं करवाने का भी प्रयास करूंगा कि जो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, जो केंद्र हैं, उन केंद्र की एक सूची बना लीजिए। और सूची बनाने के बाद इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन का मतलब कि इसकी किस ज्योग्राफिक लोकेशन में आती है, भारत में है, पाकिस्तान में है, किस रिवर के किनारे है, और इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक पेज बना लीजिए और उस पेज के आधार पर आप चीजों को देख लीजिए। ये हम लोग भी किए हैं, जो भी कंप्यूटर है इसको करता है। और देखने में ये आता है कि आप बहुत टफ क्वेश्चन को तो सही कर देते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सही नहीं कर पाते। तो इससे थोड़ा आप लोग बचने का प्रयास करिएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि 29 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसको हम लोग करेंगे। 29 क्वेश्चन है, ए लार्ज बाथरूम वॉज फाउंड फ्रॉम द विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बहुत बड़ा बाथरूम पाया गया है, एक स्नानागार इसे कहा जाता है हिंदी में। और यह कहाँ से पाया गया है, यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाथरूम तो पाया गया है, आपको पता है कि आपका मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको इस पे ये देखना है कि इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है ये है, सही उत्तर इसका यही है। ये है सही, इसका उत्तर है। लेकिन बाथरूम जो इसका है, ग्रेट, इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। इसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है मोहनजोदाड़ो से, इसको मैंने बता दिया हूं। इसको अब मैं थोड़ा सॉल्व करवा दूं कि जो ग्रेट बाथ है क्या, इसकी सैलिएंट फीचर्स क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रेट बाथ क्या है। ठीक है, तो ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे ये ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है ऐसे। और इसमें उतरने के लिए, ये सपोज कि ये हो गया, नॉर्थ हो गया,
ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ से इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, नॉर्थ और, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो पहले तो लंबाई देख लेते हैं, इसकी जो लंबाई है ये भी पूछा गया है, इसकी लंबाई है 12 मीटर 12 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, ऐसे 7 मीटर्स इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ जो इसकी जो गहराई है 2.4 मीटर, इसकी जो डीप है ये गहराई है, इसकी गहराई है 2.4 मीटर। इसका मतलब कि मानव अगर चाहे तो इसमें डूब सकता था, ये रिस्क था यहाँ पर नहाने में, स्नान करने में। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें उतरने के लिए, अगर नहाने के लिए फिर क्या है, इसमें स्टेयर्स बनी हुई है, ऐसे ऐसे स्टेयर्स बनी हुई, सीढ़ियां बनी हुई हैं उतरने के लिए, ऐसे नॉर्थ से भी सीढ़ियां बनी हुई हैं और साउथ से, पूरा नहीं बनी है, इतना छोड़ करके बनी, इतनी सीढ़ियां बनी, ऐसे ऐसे सीढ़ी बनी हुई है उतरने के लिए। तो तालाब जो है, पॉन्ड है, ये पॉन्ड आपका है, ऐसे, ठीक है ना। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है, नॉर्थ से भी बनी हुई है और साउथ से। क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा चीजों को देखने के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर ये जो जगह है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए क्वार्टर्स बनेगा, फॉर चेंजिंग रूम जिसे कहा जाता है, चेंजिंग रूम्स बने हुए, चेंजिंग रूम्स। तो ये बाथरूम हो गया और ये चेंजिंग रूम्स हो गया, इसको इस तरीके से चीजों को बनाया गया था। और जो ईस्टर्न दिशा में है, ठीक है ना, ईस्टर्न डायरेक्शन में चेंजिंग रूम, ये मैंने बताया कि ईस्टर्न डायरेक्शन में चेंजिंग रूम बना हुआ है, पूर्वी दिशा में ईस्टर्न डायरेक्शन में ये चेंजिंग रूम बना है, ईस्टर्न में चेंजिंग रूम यानी बदलने के लिए बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी इसके सैलिएंट फीचर्स हैं। इस एक रूम में यहाँ पर कुआं बना हुआ है, इसका पार्ट है वेल्स, एक कुआं बना हुआ है ऐसे, और इस कुएं में से निकाल करके पानी इसमें भरा जाता था। एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं से निकाल करके पानी इसमें भरा जाता था। इसको साफ करने के लिए, यानी जो गंदा पानी हो जाता था, उसकी जल निकासी की भी व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। ये है जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था भी हमें देखने को मिलती है, जल निकासी की भी व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो फर्श है, अब यहां से भी पूछा गया कि इसके फर्श का निर्माण कैसे हुआ है। इसकी जो ये चूंकि इसमें वाटर लॉगिंग, इसमें पानी भरा रहता था, तो अब प्रश्न ये है कि अगर पानी भरा रहता था तो जो इसका फर्श है उसको, फर्श को कैसे बनाया जाता था ताकि जो है इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया। इसमें जो फर्श की जुड़ाई हुई है वो जिप्सम से हुई, जिप्सम से इसकी जो है जुड़ाई हुई है। और इसके अलावा तार जिसे कहा जाता है बिटुमिन, तो इसमें जिप्सम और बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। बिटुमिन, ये दोनों ही जो बिटुमिन होता है इसे तार कहा जाता है, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया गया है, बिटुमिन या तार प्रयोग किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बाथरूम के बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इसमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इसमें 3 कोनों पर ऐसे कुछ पॉइंट्स पाए गए हैं, ऐसे 3 कोनों पर कुछ पॉइंट्स पाए गए हैं। और ये जो है ब्रिक पिलर पाया गया है यहाँ पर, ब्रिक पिलर यहाँ पे पाया गया, ये 3 कोनों पर ब्रिक पिलर पाए गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पिलर्स के बारे में क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा जाता है कि पिलर्स के बारे में, पिलर्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताए। तो आपको पता है कि
मौर्यन एज में सबसे पहले हमको पिलर्स के बारे में या स्तंभों के बारे में सोचना हमको मिलती है। लेकिन अगर इसको, इसकी एंटिक्विटी को, इसकी सोर्स को आप अगर सर्च आउट करना चाहते हैं तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्रिक्स पिलर का भी साक्ष्य हमको मिलता है। तो जो ब्रिक्स पिलर का हमको साक्ष्य मिलता है, ठीक है, ये है हमको ब्रिक्स पिलर का साक्ष्य मिलता है। ये है ब्रिक्स पिलर का सभी साक्ष्य हमको मिलता है। तो ब्रिक्स पिलर के माध्यम से यह लगता है कि इसके ऊपर, इसको कवर करने के लिए, इसके ऊपर शेड्स बनाए गए थे। तो यह इतने फीचर्स हमको ग्रेट, इसीलिए इसको ग्रेट बात कहा जाता है। और यह अपने आप में एक यूनिक फीचर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर रिलीजियस, यानी जो इसके धार्मिक पक्ष का अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसमें लोग वाटर वर्शिप जैसे आज होती है, जैसे कुंभ में स्नान चल रहा है पूरे भारत में, करीब 50 करोड़ लोग आ चुके हैं नहाने के लिए, उससे अधिक भी जा चुके हैं। हम लोग भी ना स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो जो वाटर वर्शिप का ही एक रूप है, और इसका सोर्स अगर आपको खोजना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके सोर्स को आप क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो वाटर वर्शिप जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर वेदों को पढ़ें तो वैदिक लिटरेचर में भी वाटर वर्शिप का हमें साक्ष्य मिलता है। तो यह हमारी बहुत ही ओल्ड हेरिटेज रही है वाटर वर्शिप में, स्नान करना, फिर पूजा करना, ध्यान करना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर्स और भी है, पुजारियों को रहने के लिए यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स भी बनाए गए। ऐसे पुजारियों के रहने के लिए ऐसा माना जाता है कि ये पुजारियों के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए। चेंजिंग रूम छोटे हैं, मतलब चेंजिंग रूम एक आदमी, दो आदमी, इसमें एक आदमी चेंज कपड़े बदल सके, इसके आधार पर से चेंजिंग रूम कहा गया है। जो क्वार्टर बड़े हैं उसको यह माना जाता है कि इसमें पुजारियों को रहने के लिए इसमें व्यवस्था की गई थी। ये ग्रेट बात के बारे में पूरा डिटेल्ड मैंने आपको बताया, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको जब तक आप पेन और कागज लेके नहीं बैठेंगे तब तक चीजों को आप नहीं कर पाएंगे। इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, टोटल क्वेश्चन जितना, अगर आप इसको देख लेते हैं ध्यान से तो एक भी क्वेश्चन आपको यहां से मिस नहीं करेगा। आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोग, और इसको एक दो बार रिवाइंड करके आप देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 30 क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। 30वां क्वेश्चन आप देखिए, ऊपर मैंने बता दिया है कि स्टेयर्स इन द लार्ज बाथरूम ऑफ द मोहनजोदाड़ो वेयर इन, जो सीढ़ियां, स्टेयर्स का मतलब जो सीढ़ियां पाई गई हैं बाथरूम में, वह किस दिशा में है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों साइड, बोथ साइड में इसमें होगा, बोथ साइड में पाई गई। तो नॉर्थ और साउथ ये सही उत्तर है। तो इसमें इसका जो उत्तर है नॉर्थ साइड में भी पाई गई है और साउथ साइड में भी, यानी बोथ साइड में इसमें पाई गई। ये इसका सही उत्तर है, जो दोनों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये है स्टेयर्स इन द लार्ज बाथरूम ऑफ द मोहनजोदाड़ो विद नॉर्थ साइड एंड द साउथ साइड। ये एक्यूरेट क्वेश्चन है, पीछे आप जाकर के आप चाहे तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदाड़ो वाज, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे, अब एक विशाल स्नानागार तो आपने देख लिया, वेयर हाउस है, 2 मंजिला इमारत है, और ग्रैंडरी, कोठार है, ठीक है, और ग्रैंडरी, ये इसके 4 ऑप्शन हैं टोटल। तो 31 का जो क्वेश्चन है कि इसमें 31 के जो क्वेश्चन है वो है, इसमें ग्रैंडरीज के बारे में कहा गया है, 2 स्टोरीज बिल्डिंग है। तो विशाल स्नानागार तो है नहीं, है कट जाता है,
तो ये है नहीं, ये कट जाता है, विशाल स्नानागार है नहीं, 2 मंजिला इमारत भी ये भी नहीं कट जाती है। अब बचती है ग्रैंडरीज और लार्ज बाथरूम। ये 2 ऑप्शन हमारे पास ये बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेट ग्रैंडरीज। इसको वेयर हाउस जैसा कोई चीज हमको, वेयर हाउस का मतलब होता है कि वह चीज जहां पर कोई भी सामान रखा जाए या कोई भी मटेरियल रखा जाए, दैट इज कॉल्ड द वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के बारे में कहना, लेकिन जो हमको प्राप्त होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से वो है ग्रैंडरीज प्राप्त होती है, ग्रैंडरीज। और इसे भी ग्रेट ग्रैंडरीज कहा जाता है, इसे भी ग्रेट ग्रैंडरीज कहा जाता है, इसे भी ग्रेट ग्रैंडरी कहा जाता है, इसे भी ग्रेट ग्रैंडरी कहा जाता है, ठीक है। और ये भी जो ग्रेट ग्रैंडरी प्राप्त होती है वह भी प्राप्त होती है आपकी मोहनजोदाड़ो से। कहां से प्राप्त होती है ग्रेट ग्रैंडरी? ये प्राप्त होती है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है ग्रेट ग्रैंडरी। इसकी भी बहुत रिच हेरिटेज है। तो जो सामान था, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए एग्रीकल्चरल civilization, that's why the preservation of the food grains was essential, and there were the many ways of the preservation of the food grains. इसमें जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं, पॉटरीज होते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। और कुछ मिट्टी के बर्तन तो इतने बड़े हैं जो कि मानव आकार से भी बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इसके अलावा हर घर में कोठार होते थे, जहां भी घर बनाए जाते थे, उसके भी साक्ष्य पाए गए हैं। लेकिन जो ये ग्रेट ग्रैंडरी पाई गई है, इसके बारे में यह कहना है कि यह स्टेट कंट्रोल हुआ करती थी। स्टेट कंट्रोल का मतलब होता है कि राज्य इसे कंट्रोल करता था एक स्टोरेज की तरह से। जैसे कि आज सरकार फूड ग्रेन्स को कंट्रोल करती थी, फूड ग्रेन को स्टॉक करती है इन केस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जस्ट लाइक द फेमाइन, जस्ट लाइक द फ्लडिंग। इन सच कंडीशन the stored grains were used for to distribute to the people of the at that time. तो इसमें इसे ग्रेट ग्रैंडरी कहा जाता है। इसके बारे में यह लार्जेस्ट बिल्डिंग अपने आप में मानी जाती है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं आपको। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। ये 45 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा ही था। ऐसे 45 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा। इसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से 45 मीटर होती थी। और इसमें कुल ऐसे बीच में ऐसे ट्रैक बने हुए थे जाने के लिए, दोनों साइड ऐसे एक ट्रैक बना हुआ था जाने के लिए, ताकि बैलगाड़ियां या जो भी रास्ता था आने जाने का यूज किया जा सके। और इसके बाद दोनों पार्ट को छोटे छोटे क्वार्टर्स में बांटा गया था, छोटे छोटे पॉकेट्स में इसमें बांटा गया था, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के कहीं कहीं मिलता है कि 27 ब्लॉक्स बनाए गए थे, लेकिन अधिकतर जो किताबों में मिलता है, बड़ी वो है ओपिनियन है, इसको 6 ऐसे पार्ट में बांटा गया था। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे दोनों के 6 ब्लॉक बने हुए थे, 6 ब्लॉक इधर और 6 ब्लॉक इधर। और इसके बाद कहीं किताबें में इसे कहा गया है कि 27 ब्लॉक्स और छोटे छोटे 27 इसके ब्लॉक्स काटे गए टोटल, और 6 बड़े बड़े क्वार्टर थे, एक इधर भी, इधर 3 4 5 और 6, ठीक है। और इसमें क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई थी, ताकि क्योंकि इसमें राशंस रखे जाते थे, गेहूं हो सकता था, फूड ग्रेन्स, किसी भी प्रकार का जो फूड ग्रेन्स था उसमें इसको स्टोर किया जाता था। इसके लिए इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया था। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि वायु और जो है प्रकाश के आने के लिए एक प्रॉपर जो है चैनल की व्यवस्था इसमें की गई थी। और ये माना जाता था कि चूंकि इसके नीचे का पोर्शन पाया गया है, ये ऊपर से फुल्ली कवर्ड रहा होगा, और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडोज वगैरह और जो भी चीजें बनाई जाती हैं उसकी सारी व्यवस्था हमको देखने को मिलती है।
तो ये ग्रेट ग्रेनरी है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को जानना है कि ग्रेट ग्रेनरी का जो साक्ष्य मिलता है वो मोहनजोदड़ो से ही नहीं मिलता है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि कहां कहां से प्राप्त हुई है, तो यह हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। दोनों जगह से ग्रेनरीज प्राप्त होती है, हुई है। लेकिन जो बिगेस्ट है वो मोहनजोदड़ो की है, ठीक है ना। तो ग्रेट ग्रेनरी का जो साक्ष्य पाया गया है वो दोनों प्लेसेस से पाया गया है, हड़प्पा से भी पाया गया है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। लेकिन जो बिगेस्ट और लार्जेस्ट पाई गई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रेट ग्रेनरीज या कोठार इसे कहा जाता था, इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब वेयर हाउस के बारे में, जो बहुत से लोग वेयर हाउस भी मार सकते हैं, तो वेयर हाउस के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। ये साफ है कि ये है ग्रेनरीज है। तो ग्रेनरी को लेकर के इतिहासकारों में पूरी तरीके से सहमत है कि दिस इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द होल ऑफ द आईबीसी। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो है आपकी ये, ठीक है ना। तो आपको इसको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिखेंगे 45 मीटर लंबा है, 40 मीटर, ये भी पूछा गया है। कहां कहां से प्राप्त हुआ ये भी पूछा गया है, लार्जेस्ट है ये भी पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें 1 बाई 1 आपको क्या करना है, इसको हैंडल करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू द मोहनजोदड़ो इज ट्रू। इसमें से कौन सा जो कथन है वह सही है, ठीक है ना, सही है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं 1 बाई 1 हम लोग, इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। पहला है, हाउस वेयर द कंस्ट्रक्टेड विद द कट एंड द पॉलिश स्टोन्स, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वह पत्थर के बने होते थे, पत्थरों को काट के बनाए जाते थे, जो कि पॉलिश्ड स्टोन थे, यानी चमकदार पत्थर थे। इसके बारे में ये कहा हुआ है। देखिए, आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हाउस कंस्ट्रक्शन पाए गए हैं, कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन जो पाया गया है वह पत्थर का बना हुआ नहीं प्राप्त होता है। सब के सब जो है कच्ची ईंटों के या पक्की ईंटों के बने हुए पूरे के पूरे सभी कंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं। तो मैंने बताया कि यह क्या है, गलत है, ठीक है ना, यह सही पूछ रही है। अगला है कि एक्स, चिजेल, नाइफ्स एंड द फिशिंग हुक्स वेयर मेड ऑफ द आयरन, कि कुल्हाड़ी, छैनी, चाकू और मछली पकड़ने का हुक लोहे से बना। अब यहां ध्यान रखना, लोहे से बना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को लोहे का नॉलेज नहीं था, यानी आयरन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए यह भी क्या है, गलत है, ठीक है। अब आगे दिखेगा कि सी है, बाथरूम फ्लोर वाज द मेड ऑफ द कंक्रीट। ये कहा गया है कि कंक्रीट से बना हुआ था, यह भी पूरी तरीके से गलत है। कंक्रीट का नहीं बना हुआ था, अभी मैंने ऊपर बताया कि जिप्सम का बना हुआ था। 2 चीज का प्रयोग किया गया था, एक था जिप्सम और दूसरा था तार, ठीक है, इसे बिटुमिन कहा जाता है, बिटुमिन। तो यह भी पूरी तरीके से गलत है, 3 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब देखते हैं इसका चौथा ऑप्शन है कि नहीं है, अदरवाइज इसको देखेंगे। तो चौथा ऑप्शन जो रहा होगा शायद कट गया होगा, तो 3 ऑप्शन गलत हैं। तो जो 4th ऑप्शन जो भी रहा हो वो अपने आप में सही, शायद जो उसको डाउनलोड करने में या करने में कुछ दिक्कतें आई, तो क्वेश्चन कट गया। तो जो भी ऑप्शन रहा होगा इसका डी ऑप्शन इसका सही रहा होगा, जो भी ऑप्शन था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखिए, आभूषण, पीपुल वेयर नॉट अवेयर द गोल्ड ऑर्नामेंट, ठीक है ना। ये कहना पूरी तरीके से गलत है। वो लोग सोने के आभूषण के बारे में उनको ज्ञान था, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो यही क्वेश्चन सही था जो मैंने आपको बताया, डी का क्वेश्चन सही था कि लोगों को सोने। अब आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस मेटल के बारे में पता था, किस मेटल के बारे में पता नहीं था। तो सोने के बारे में लोगों को पता था, चांदी के बारे में पता था, तांबे के बारे में पता था, टिन के बारे में पता था और कांसे के बारे में पता था।
इतनी चीजों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था। इसीलिए चूंकि ये आभूषण थे, सोने के आभूषण थे, और इसीलिए ये जो बना था ये सोने का बना हुआ आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटी इन द फेमस, अगला क्वेश्चन है डेटी इन द फेमस पशुपति सील ऑफ द मोहनजोदाड़ो इज सराउंडेड बाय द व्हिच एनिमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं पूछा गया है, इसीलिए इसको थोड़ा गंभीरता से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सील और सीलिंग्स के बारे में दो चीजें हैं कि आप पूछोगे सील क्या होती है और सीलिंग क्या होती है, तो सील और सीलिंग के बारे में हम आपको बताएंगे कि सील और सीलिंग क्या होती है। ठीक है, अब डेटी ऑफ द फेमस पशुपति सील ऑफ द मोहनजोदाड़ो वाज सराउंडेड बाय द व्हिच एनिमल, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको पशुपति सील के बारे में हम आपको बताएंगे कि पशुपति सील है क्या। पशुपति सील, पशुपति सील क्या है, व्हाट इज द पशुपति सील। और पशुपति सील का सबसे पहले मतलब पता किसने लगाया था, किसको मिली, कैसे मिला, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पशुपति सील जो मिली थी वो प्राप्त हुई है कहाँ से, ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो से, सबसे पहले प्राप्त हुई थी 1928 में और 1929। ठीक है, तो 1928, 1929 में ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1928 और 1929 में यह प्राप्त हुई थी। किसे प्राप्त हुई, सर जॉन मार्शल को, सर जॉन मार्शल को यह सील प्राप्त हुई थी। और इस सील की यह विशेषता है कि यह सील थोड़ी ब्रोकन पार्ट में पाई गई है, टूटे हुए हिस्से में यह सील पाई गई है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि कहां से प्राप्त हुई है, ये है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से ये सील प्राप्त हुई। ठीक है, सील कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, ऐसे सील है, ऐसे ये कुछ आयताकार की तरह से सील पाई गई है। और इसमें से अगर आप फोटो आप देखेंगे तो इसमें एक योगी को ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, ऐसे ध्यानस्थ मुद्रा में इसे बैठे हुए दिखाया गया है, ऐसे, और इसके ऐसे ऊपर सिंग लगी हुई है और ऐसे बैठा हुआ है योगी। ठीक है, और ऐसे, और ये ऐसे बैठे हैं और इसके हाथ यहाँ पर ऐसे हैं, ये ऐसे हाथ है, और आंखें जो है ये आंखें हैं, ये है, आंखें एकदम से बीच में यहाँ पर केंद्रित है, ये योग मुद्रा है, हाथ ऐसे बंधा हुआ है, पद्मासन इसे कहा जाता है, पद्मासन मुद्रा। ठीक है, तो पद्मासन मुद्रा में यह बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ एनिमल्स को बनाया गया है, पशुओं को बनाया गया है। ठीक है, तो जो वाइल्ड एनिमल्स का है, तो वाइल्ड एनिमल्स यह माना गया है कि यह पशुपति का एक रूप है, पशुपति, इनके चारों तरफ पशु बैठे हैं और इसे पशु का पति। तो जो पशुपति का मतलब, पशु का मतलब होता है, अब यहाँ पर मैं पशुपति का मतलब पहले बता दूं आपको, तो इसमें एनिमल्स के बारे में बता दूं कि कौन कौन से एनिमल्स इसमें बैठे हुए। तो सबसे पहले जो है, जो एनिमल्स हैं वो है एलिफेंट एंड टाइगर, पहले रो में सबसे ऊपर एलिफेंट एंड टाइगर, ये दो के सीरीज में है, एलिफेंट और टाइगर एक है। और इसके बाद जो सेकंड जो अगली जो रो है, अगले में जो बैठे हुए दिखाई देते हैं एलिफेंट और टाइगर के अलावा, वाटर बफेलो एंड द राइनोसरस, वाटर बफेलो एंड राइनोसरस। ठीक है ना, तो भैंसा जो होता था, भैंसा पानी में जो रहने वाला जो भैंसा होता था उसको प्राप्त होता है, और ये होता है गैंडा, ये है गैंडा। ठीक है, अब तीसरे सीरीज में हम लोग चलते हैं कि थर्ड सीरीज में क्या होता है। इसके बाद 2 डियर, ठीक है ना,
जो जहां बैठे हैं यहाँ पर 2 डियर्स प्राप्त होते हैं, 2 डियर्स, ठीक है। 2 हिरन यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर दिखाई गए। बाकी ये जो दोनों है सीरीज है, दोनों 2 साइड में। तो अब आप मिला सकते हैं इसमें से कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, इसमें से जो सही उत्तर होगा, ठीक है ना। बाघ है, गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, ये चारों प्राप्त होता है। सिंह है तो सिंह, गैंडा, बैल, मगरमच्छ ये है नहीं, ये कट गया। टाइगर, स्नेक ये भी कट गया, ठीक है। तो ए बी, मेल बफेलो, राइनोसरस, शिप एंड टाइगर। शिप नहीं है, ठीक है ना, और ये भी नहीं है। इसका उत्तर सही है ये वाला, टाइगर, राइनोसरस, मेल बफेलो एंड एलिफेंट, ठीक है ना। इसमें हालांकि डियर नहीं दिया हुआ है, फिर भी शायद ऑप्शन कोई अगर उसमें होगा तो डियर है। ये पूरा का पूरा यह पशुपति सील है। तो इसको पशुपति सील कहने वाले सबसे पहले थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसे पशुपति सील का नाम दिया था। पशुपति सील होती क्या है मैं आपको बता दूंगा। पशु को थोड़ा मैं डिस्काउंट करता हूं। पशु क्या है? पशु उसे कहा जाता है जो कि पास में जो हो उसे पशु कहा जाता है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है बंधन, यानी बॉन्डेज, ठीक है ना। जो भी बॉन्डेज में हो, यानी जो भी बॉन्डेज में हो उसे पशु कहा जाता है। बंधन का मतलब यह होता है, जैसे एनिमल को हम लोग बांध के रखते हैं, वो बंधन में। उसी तरीके से मानव को भी पशु माना जाता है। हमारा भारतीय शास्त्र यह कहता है कि जिस भी व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ठीक है, और जो सांसारिक पाश में बंधा हुआ है, जो संसार के पाश में बंधा हुआ है, यानी संसार के बंधनों में बंधा हुआ है, वो क्या है? पशु। कोई भी व्यक्ति जो कि सांसारिक पाश में बंधा हुआ है या बंधनों में बंधा हुआ है, उसे पशु कहा जाता है। और पशुपति क्या है? यानी पति का मतलब होता है स्वामी। जो बंधनों का स्वामी है, यानी बंधनों का स्वामी किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिव। शिव क्या है? बंधनों का स्वामी, सभी बंधनों को जीत चुका है। इसीलिए लोग शिव की उपासना करते हैं, ताकि उसे बंधन, व्यक्ति क्या हो सके? बंधन मुक्त हो सके। तो पशुपति की जो मुद्रा बनाई गई है, यह एक सिंबॉलिक है बताने के लिए भगवान शिव को कि कैसे बॉन्डेज से निकला जा सकता है, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को प्राप्त मतलब कि बताया था, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी ही, इसकी जो टाइमिंग का जो चर्चा है वो है 2350 से लेकर के 2। इसकी जो डेटिंग है, इसकी टाइमिंग है 2350 से लेकर के 2000 BC के बीच में इसकी टाइमिंग मानी जाती है। तो ये सील प्राप्त हुई है। और इसके अलावा जो मैंने आपको ये बताया कि जो महायोगी, इसे महायोगी की सील भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये है कि इसके अलावा एक योगी सील भी प्राप्त होती है। योगी सील। अब योगी सील क्या होता है? योगी सील, योगी सील ये भी लिख लीजिएगा। पशुपति सील अलग है और योगी सील अलग है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब योगी सील भी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। ये भी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई योगी सील। लेकिन इस सील की विशेषता ये है कि इसमें एक व्यक्ति को ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाया गया है। ऐसे बैठे, मैंने बताया आपको, ऐसे बैठ दिखाया गया है, ऐसे बैठे हुए दिखाया गया है, ऐसे। ये बांह जो है इसकी ऐसे है। और इसके बाद यहाँ पर किसी भी एनिमल का साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का पशु का साक्ष्य नहीं, ठीक है। तो यह, अब यहाँ पर यह मुद्रा से ये पता चलता है कि योग की भी परंपराएं उस समय बहुत ही प्रचलित रही होंगी, ठीक है ना। तो ये योग है, योग करते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है। ये है ऐसे बैठे हुए, योग करते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है। ये पद्मासन मुद्रा में ऐसे बैठे दिखाया गया है। ये नेट पर है, इसको चाहे तो आप चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ योग है और यहाँ पर है भगवान शिव के बारे में है। यहाँ पर सिंह लगी हुई है, यहाँ पर सिंह नहीं लगी हुई, ध्यान रखिएगा। तो योग का भी हमको यह, इससे यह प्रूव होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योग के भी बारे में अच्छी तरीके से जानते थे।
तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, पशुपति सील के बारे में मैंने बताया कि अच्छा एक चीज और भी है कि ये जो सील बनी हुई है किस चीज की बनी हुई है। तो ये जो सील है वह स्टेटाइट की बनी हुई है। स्टेटाइट एक प्रकार का सोप स्टोन से कहा जाता है, स्टेटाइट, ठीक है, स्टेटाइट, इसे सोप स्टोन कहा जाता है, सोप स्टोन की बनी हुई, ठीक है। अब सेल्स के बारे में एक बहुत बृहद टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सेल्स पाई गई है उन सेल्स के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें अपने आप में। और इसमें आपका जो महायोगी की सील है, यहाँ पर ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शंस भी पाए गए, ठीक है, जिसको कि पढ़ा नहीं गया है। ये है पशुपति सील के बारे में। आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। 1928-29 सर जॉर्ज मार्शल, नेम ऑफ द एनिमल्स, यह ब्रोकन पाई गई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसे मैंने बताया कि पशुपति क्यों कहा जाता है, इसे भगवान शिव से क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का नाम एक पशुपति भी है। तो इसको शिव से जोड़ने का रीजन यही था कि पशु का मतलब जो पास्ट में बता हो, पति का मतलब स्वामी, यानी जो बंधनों का स्वामी हो भगवान शिव है। तो भगवान शिव जो है सभी लोगों के उद्धारक हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो मैन हो। इसीलिए मैन को भी एक पशु माना गया है, एक, क्योंकि वो बंधन में है, यानी बॉन्डेज में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको चीजें प्राप्त हुई। सेल्स के बारे में थोड़ी सी एक और भी मैं सूचना आपको दे दूं, जो कि ओरली ही बता देता हूं कि टेक्निकली जो पहली सील्स प्राप्त हुई थी, पहली जो मुहर प्राप्त हुई थी, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुई थी 1872 और 1873 में, पहली जो सील प्राप्त हुई थी। और जो सील प्राप्त हुई थी वो बुल सील प्राप्त हुई थी, बुल सील। तो इसको भी थोड़ा सा मैं लिख दूं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है, फिर भी मैं आगे जाके लिखाता हूं। मैंने ऊपर का क्वेश्चन का मैं हाल 1872-73 में कनिंघम वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने सील, बुल सील प्राप्त हुई थी, बुल सील इनको प्राप्त हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के से, इनको वहां पे माउंट से इनको वहां पे प्राप्त हुई थी, खुदाई में इनको प्राप्त हुआ था। और ये जो सील प्राप्त हुई थी, इसकी ये विशेषता ये है कि इसको फिर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्टिकल लिखा, जो कि लंदन से प्रकाशित हुआ, एक आर्टिकल था उसमें प्रकाशित हुआ। कहा जाता है कि इनके आर्टिकल प्रकाशित होने के बाद ही पूरे वर्ल्ड में लोगों को हड़प्पा के बारे में पता चला, और इस सील के भी बारे में लोगों को पता चला। और इसके बाद फर्दर जो एक्सकेवेशन, जो डिस्कवरी का जो क्रम शुरू हुआ, वह इसी के बाद हुआ। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो सील प्राप्त हुई थी, जो बुल सील मैंने बताया, कि इस सील का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करने में। और पूरे वर्ल्ड को अलेक्जेंडर कनिंघम को ये कंट्रीब्यूशन जाता है कि इन्होंने आर्टिकल लिखा, और इस आर्टिकल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में लोगों को इसके बारे में ये पता चला कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स नो एविडेंस ऑफ द बरियल्स आर फाउंड। इसमें कि निम्न में से किस जगह हड़प्पा कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है ना। तो आपको 1 by 1 मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कहां से प्रमाण नहीं मिला है। तो सबसे पहले देखिए मिला कहां से, ये है हड़प्पा। हड़प्पा से तो प्राप्त हुआ है, बहुत डिटेल है, और यहाँ का जो एक कब्रिस्तानी है वो है, कब्रिस्तान का नाम है R37। ये कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37। यहाँ से कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ है।
और लेटर वैदिक एज लेटर हड़प्पन एज में यहाँ पर बकायदे एक यही है R37 एक भिन्न किस्म का कब्रिस्तान प्राप्त होता है, जिसका जिस तरीके की प्रैक्टिस जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी। एक अलग प्रकार से सिमेट्री हमको साक्ष्य प्राप्त होती है हड़प्पा से, R37 से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो कट जाता है, आपको पता है। राखी गढ़ी से भी हमको, जो कि राखी गढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट्स मानी जाती है, और सरस्वती नदी के किनारे थी, जो विलुप्त सरस्वती उसकी नदी के किनारे थी, इसके किनारे थी। तो ये भी चीजें मतलब क्लियर है, और यहाँ से बहुत से ह्यूमन फॉसिल्स पाए गए हैं, और यहाँ पर भी सिमेट्री के साक्ष्य प्राप्त होता है। तीसरा है रोपड़। रोपड़ से मैंने पिछला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि 47 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो इस डिवीजन के होने के बाद जो पहली जो साइट्स ऐसी थी जिसका कि एक्सकेवेशन करवाया गया था, तो दैट वाज द रोपड़। रोपड़ वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज द एक्सकेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रोपड़ से क्या इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त होती है, यहां से भी सिमेट्री के साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। मैंने ये भी बताया था, आपको याद होगा अगर हम पीछे बढ़ के देखेंगे, कि यहाँ पे मानव को कुत्ते के साथ में दफनाया गया, पालतू कुत्ता जो होता था के साथ में दफनाया गया। ठीक है ना। दो मैन वाज बरीड विद द डॉग्स, आई थिंक दैट वाज द पेट डॉग, एंड दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप अफेक्शन रहा होगा, प्रेम रहा होगा, इसीलिए आदमी मरा होगा तो मार के कुत्ते को भी दफना दिया है, जिंदा भी दफना दिए गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन बचता है मोहनजोदाड़ो, ये क्वेश्चन बचता है, तो इसका ये भी गलत है। ठीक है, यहां से प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तीनों जगह से सिमेट्री का साक्ष्य प्राप्त होता है। और बचता है मोहनजोदाड़ो से, तो मोहनजोदाड़ो से हमको एक डेवलप, हालांकि मोहनजोदाड़ो का मतलब ही हो गया मृतकों का टीला, लेकिन फिर भी यहां से सिमेट्री का यानी इसके बरियल्स के साक्ष्य हमको नहीं मिले। ठीक है, अब समस्या ये है कि किस चीज के हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमको साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से, ये क्वेश्चन देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कि अब ये देखना है कि जो मोहनजोदाड़ो में, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को जो जलाने और दफनाने की जो परंपराएं थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी। जितने पूरे विश्व में या भारत में लोगों को दफनाने की या जो डेड बॉडी को से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं भारत में या पूरे विश्व में, सभी का साक्ष्य हमको यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लेकिन जो बहुत विकसित अवस्था में मिलता है कि जैसे कि डेड बॉडी को जो है किसी गड्ढे में, मिट्टी का गड्ढा खोद दिया जाए, पिट खोद दिया जाए, उसमें डाउन कर दिया जाए। इसके अलावा जो कॉफिन्स होती हैं, कॉफिन के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। कॉफिन का मतलब डेड बॉडी को कॉफिन में रख दिया जाए, इसके बाद उसके मिट्टी के पिट में उसे डाल दिया जाए, और जो भी उस व्यक्ति से एसोसिएटेड जो भी प्रोडक्ट होता था, जिस चीज का अपने जीवन में यूज करता था, उससे जुड़ी हुई हर वस्तु को भी उसमें उसके साथ में रख दिया जाता था। यह परंपरा हमको देखने को मिलती है। लेकिन मोहनजोदाड़ो से हमको जो साक्ष्य प्राप्त होता है अलग अलग, जैसे कि आदमी को जलाने के बाद, आदमी को जब जला दिया गया, जलाने के बाद जो उससे अवशेष उसका बचता है उसे फूल कहा जाता है, उसे अर्न भी कहा जाता है, URN। ठीक है ना। तो पोस्ट, अब जो यहां से प्राप्त होता है, वहां से क्या प्राप्त होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां से जो प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि यहां पर कोई मृतक संस्कार से, यहां पर मृतक संस्कार से जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं वो प्राप्त तो होते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर प्राप्त नहीं होते, लेकिन यहां पर कब्र जैसे कि इन जगहों से प्राप्त होता है ऐसा नहीं प्राप्त होता है। अब क्या प्राप्त होता है, मैंने बताया कि पोस्ट क्रेमेशन और बरियल, पोस्ट क्रेमेशन बरियल यहां से प्राप्त होता है। जलाने के बाद जो भी अवशेष बचता था, जलाने के बाद उसे किसी मिट्टी के बर्तन में उसे रख दिया जाता था, और इस तरीके से
उसे फूल कहा जाता था, उस तरीके से मतलब इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये है। दूसरा है स्केलेटन के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्केलेटन, अब स्केलेटन का मतलब होता है कि ये अस्थि अवशेष मानव यह माना जाता था, जैसे पारसियों में होता है, डेड बॉडी को छोड़ दिया जाए और डेड बॉडी को छोड़ने के बाद जो भी ह्यूमन बॉडी का जो हिस्सा बचता है उसको यहाँ पर लगा दिया जाए। इसके भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर जो अगला जो पॉइंट है यहाँ से जो प्राप्त होता है वो है पॉट या अर्न बरियल। ठीक है ना। तो स्केलेटन, ग्रेव, इसके बाद फिर तीसरा है पॉट और अर्न बरियल। मिट्टी के बर्तन में इसको मैंने बताया है कि मिट्टी के बर्तन में उसको रख दिया जाता था और उसके साथ में कोई बहुत, जैसे कि आज ये बहुत ज्यादा ये जलाने की परंपरा, ये है जलाने की परंपरा। ये जो तीनों आपको प्रमाण मिलेगा, एक है जलाने की परंपरा, एक है डेड बॉडी को छोड़ देनी। तो जलाने की परंपरा का साक्ष्य जो है अगर देखा जाए तो वह है मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होती है। आज जलाने के बाद दो चीजें होती हैं, आपको पता ही है कि जलाने के बाद जो भी अवशेष बचता है उस अवशेष को किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख करके कहीं पे गाड़ लोग देते हैं, जमीन के नीचे दबा देते हैं, या उसे किसी भी जल प्रवाह जो भी नदियां होती थी या समुद्र होता था उसमें प्रवाहित करने की भी व्यवस्था होती। तो इसमें मानव का कोई भी अवशेष हमको बचता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है या हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो मोहनजोदाड़ो में एक अलग किस्म की जो है व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, जो आज भी ये प्रथा जो है हिंदुओं के बीच में, सनातनियों के बीच में, यह प्रथा मोहनजोदाड़ो में जो थी वह आज भी देखने को मिलती है। लेकिन 3 जगहों पर इसमें हमको जो है सिमेट्री के साक्ष्य मिलते हैं तीनों के बीच में, और सबसे जो डेवलप्ड साक्ष्य मिलता है वो है आपका हड़प्पा का। इसी क्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो सनौली के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो सनौली से चीजें प्राप्त हुई हैं वह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सनौली बागपत जिले में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट बागपत में सनौली है, और यहाँ से मेरठ। ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंडेड बरियल प्राप्त होती है। अब थोड़ी सनौली के बारे में मैं अगर आगे बताऊं या यही बता दूं, ठीक है ना। ये है सनौली। तो सनौली के बारे में मैं आपको, सनौली यहां से एक्सटेंडेड बरियल की प्राप्त होती है, एक्सटेंडेड बरियल। ठीक है। एक्सटेंडेड बरियल्स की प्राप्त होती है। एक्सटेंडेड बरियल्स का मतलब ये होता है, यहाँ पर एक्सटेंडेड बरियल्स की प्राप्त होती है। एक्सटेंडेड बरियल्स का ये मतलब होता है कि मानव को किसी सिमेट्री में दफना दिया जाए और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सपोज अगर रथ चलाता है तो रथों को भी उसमें डाल दिया जाए, हथियारों को डाल दिया जाए, फूड ग्रेन्स को डाल दिया जाए, जो भी ज्वेलरीज थी ज्वेलरीज को डाल दिया जाए, सब कुछ। तो उसके लिए एक जो कब्र होती है या जो एक भी पिट होती है वो पर्याप्त नहीं होती है, उससे जुड़ी हुई दूसरी भी कब्र या पिट बनाने की जरूरत पड़ी। तो इसलिए इसको एक्सटेंडेड बरियल कहा जाता है और यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सनौली की जो है यह उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर एक्सटेंडेड बरियल प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 चीजों को आपको जानने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कि कहा जाता है एशिया लार्जेस्ट बरियल साइट, इसे कहा जाता है एशिया की लार्जेस्ट बरियल साइट है। एशिया की लार्जेस्ट बरियल साइट है, बरियल साइट्स, ये है सनौली। ठीक है। एशिया की लार्जेस्ट बरियल साइट है आपकी सनौली, ये है सनौली। इसका जो इसकी खुदाई करवाने की बाद जो चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना। 2005 से 6 के बीच में वीडी शर्मा, तो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सनौली के बारे में बता रहा हूं आपको। सनौली ये सनौली बागपत में है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या प्राप्त होता है मैंने बताया,
एक्सटेंडेड बरियल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बारे में मैंने बताया, और मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट बरियल प्राप्त होता है। लार्जेस्ट बरियल ऑफ द एशिया यहाँ प्राप्त होता है। इसकी जो खुदाई एक्सकेवेशन है 2005 से 6 के बीच में, 5-6 के बीच में वीडी शर्मा, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल के क्वेश्चन है। वीडी शर्मा ने इसकी एक्सकेवेशन करवाई थी, मिस्टर वीडी शर्मा, ठीक है। और यहां से एक प्राप्त होता है रथ, जो कि बहुत ही विश्व विख्यात हुआ रथों को लेकर के, और बहुत ही खूबसूरत रथ प्राप्त होता है। और इस जो रथ प्राप्त हुआ, तो इस रथ से ही यह माना जाता है कि जो आर्य आए थे, विदेशियों, जो बहुत विदेशी हैं और लेफ्ट विंग के लोग हैं, कि आर्य भारत से आए थे, तो वो रथ वहां से लेके आए थे, घोड़े भी लेके आए थे और रथ भी लेकर के आए थे। लेकिन जब यहाँ से रथ प्राप्त हुआ, तो इस पूरी की पूरी जो विचारधारा है, आर्यंस वेर द आउटसाइडर्स एंड द आर्यंस अटैक ओवर द इंडिया एंड दे केम विद द हॉर्सेस एंड द कार्ट्स, और जो रथ, चैरियट्स, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज टोटली एनोल्ड बाय दिस फाइंडिंग। इसमें से जो रथ यहाँ से प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ यहाँ से प्राप्त होता है, चैरियट कहाँ से प्राप्त होता है? सनौली से प्राप्त होता है। इसको नेट पे जाके देखिएगा आप लोग, और इसको एक्सकेवेशन करने का, इसको पता लगाने का जो श्रेय जाता है, वो है संजय कुमार मुंजाल। संजय कुमार मुंजाल ने यहां से रथ का पता लगाया था। संजय कुमार मुंजाल was the person who discovered the chariots from the Sanauli, and this finding of the chariots was the very much extraordinary finding in the whole of the Indian history. And by this finding, the attack of the Aryans over India, or the migrations of the Aryan from the Central Asia to India, that was the totally annulled. So this finding is a very much important finding for the whole of the Indian history. And although this theory was criticized by the different historians of the Western countries, कि this is the not chariot, but this is the बैलगाड़ी से कहा जाता है कि दिस इज द नॉट चैरियट। तो इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चंस निकलते हैं, आपको ध्यान रखना कि अगर आप इसको जब तक गंभीरता से आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसको चीजों को आप लोग नहीं पढ़ेंगे। दिक्कत यह है कि इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, दैट इज द प्रॉब्लम। और जो भी चीजें हैं बहुत कंफ्यूजिंग है, और उसका जो लेवल है वो बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है the bronze statue of the dancing women found in the excavation from, कि the bronze statue of the dancing women is found in the excavation from, कि जो नृत्य करती हुई लड़की की एक हमको मूर्ति प्राप्त होती है, वो कहाँ से प्राप्त होती है, किस जगह से प्राप्त होती है। तो ये बहुत आसानी क्वेश्चन है, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में एक क्वेश्चन इसका है मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की एक इमेज प्राप्त होती है, इसको लेकर के हमको देखना है यहाँ से जो प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस कर लूं कि जो डांसिंग गर्ल है ये अपने आप में एक आर्ट की बहुत बड़ी पीस मानी जाती है, ये डांसिंग गर्ल, ठीक है। ये है डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल नृत्य करती हुई। ये जो बनी हुई है डांसिंग गर्ल, वो है ब्रोंज की बनी हुई। ब्रोंज किसकी बनी है? ब्रोंज की, यानी कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी।
कांसे की बनी है। ये स्टैचू जो है वो कांसे की बनी हुई है। इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो है 23 BC 23 BC से लेकर के करीब 2000 या 1700 BC के बीच का टाइमिंग इसको माना गया है। और यहाँ से जो आर्ट का जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको किस टेक्निक से बनाया गया। तो इस जिस टेक्निक से इस स्टैचू को बनाया गया उसे कहा जाता है लास्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, लास्ट वैक्स टेक्निक इसे कहा जाता है, लास्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, वैक्स का मतलब होता है मोम होता है। ठीक है, लास्ट वैक्स टेक्निक यह जो है कोई भी जो लोहे की चीज बनाई जाती है तो उसमें पहले उसे मोम जो होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे मोम निकाला जाता था। तो वैसा कुछ बना करके मिट्टी और मोम दोनों का बना करके उससे फिर स्टेचू को बनाया जाता था। आज भी जिन मूर्तियों को बनाया जाता है, जो मेटल स्टेचू बनाई जाती है, दैट वाज द मेड बाय द सेम प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मूर्ति बनाने का जो ज्ञान था उसी समय बहुत ही उच्च तकनीकी हुआ करती थी और वही ट्रेडिशन बाद में भारत में आती है। ठीक है ना। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में देखते हैं कि यह सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी हाइट जो है वह है 10.5 सेंटीमीटर, जो कि यह भी बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब 4.1 इंच, 4.1 इंच ये है, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन जो आर्टिस्टिक अप्रोच से अपने आप में बहुत ही एक माइलस्टोन मानी जाती है। इसकी डिस्कवरी, इसका पता किसने लगाया था? इसका पता सबसे लगाया था अर्नेस्ट माइके ने। इसका पता लगाया था अर्नेस्ट माइके ने इसका पता लगाया। इस जो डांसिंग गर्ल है इन 1926 कहां से? फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से अर्नेस्ट माइके ने इस स्टेचू का पता लगाया था अपने आप में। अब इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके क्या हैं, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, इसमें क्या है कि एक यंग गर्ल को दिखाया गया है कि whose age, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस his age would be around 18 to 19 years। एक यंग गर्ल, न्यूड गर्ल विद द ऑर्नामेंट्स स्टैंडिंग इन द कंफर्ट एंड द कॉन्फिडेंट नेचुरलिस्टिक पोज। तो एक नेचुरल पोज में एक जो है न्यूड गर्ल खड़ी है, उसकी उम्र 18 से 19 साल तक मानी जाती है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि इसके बाएं हाथ में 24 से 25 ऐसे हैं, स्टैंडिंग फिगर है और करीब माना जाता है कि ऐसे है। ठीक है, और बनाना बड़ा मुश्किल थोड़ा सा है हमारे लिए। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये ऐसे करके है कि इसके बाएं हाथ, इसका जो लेफ्ट विंग है ऐसे और जो बायां हाथ वो कमर के ऊपर ऐसे करके खड़ी है और उसमें 24 to 25 जो है बैंगल्स हैं। 25 से सिर्फ बाएं हाथ में जो चूड़ियां हैं वो 24 से 25 चूड़ियां इसमें वो पहनी हुई है। दाहिने हाथ में सिर्फ 4 चूड़ियां हैं ऐसे। तो बाएं हाथ में जो इसके कमर पर रखा है 24 to 25 बैंगल्स हैं। दाहिना हाथ जो कि नीचे लटका हुआ है उसमें सिर्फ 4 चूड़ियां हैं। और इसके जो हैंड है, हाथ है, वह आम आदमी के जो हाथ होते हैं उससे लंबे दिखाए गए, ज्यादा है। वह एक नेकलेस बनी हुई है, ऐसे गले में नेकलेस है और उस नेकलेस में 3 जो है मोती की तरह से आपको दिखाई पड़ते हैं, 3 ऐसे मोती दिखाई पड़ते हैं। जूड़ा जो है कंधे पर पीछे बंधा हुआ है, जूड़ा यानी बालों को बांधने का भी सिस्टम हमको, हेयर स्टाइल के भी बारे में हमको पता चला है कि जो जूड़ा है वो पीछे बंधा हुआ है जो कि कंधे पर लटक रहा है, हल्का सा लटकता हुआ है। ठीक है ना। और इस प्रकार से यह अपने आप में एक आर्टिस्टिक मोड यह मानी जाती है अपने आप में। और जो ये डांसिंग गर्ल है जो नृत्य करती हुई जो लड़की की जो मूर्ति प्राप्त होती है, इसके बारे में डिटेल मैंने आपको ये बताया। और
यह जो है इस समय जो डांसिंग गर्ल है शायद पाकिस्तान में रखी हुई है, ये पाकिस्तान में है। इंडिया ने इसको डिमांड किया था, लेकिन जो है वहाँ के म्यूजियम में ये रखा हुआ है। और यह मूर्ति कला जो स्कल्पचर आर्ट है उसमें एक अपने आप में एक माइलस्टोन मनाया जाता है। दो तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंस तो एक है कि चूंकि ये मेटल की बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, स्कल्पचर है, तो इसके जो मेकिंग टेक्निक है उस एंगल से भी इसका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आर्टिस्टिक फॉर्म जो इसका जो कलात्मक रूप है उसके एंगल से भी इसका अपने आप में एक बड़ा रोल देखने को मिलता है। अब ये जो ऐसी मूर्ति जो पाई गई है वह सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। जैसे जिस मैंने बताया कि ये डांस करने की मुद्रा में खड़ी है ऐसे करके, जैसे लगता है कि डांस ही करने जा रही हो ऐसे करके, और ऐसे चेहरा ऊपर उठा हुआ है डांस करने के पोज में। और ऐसी जो इमेजेस हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे जगहों से भी प्राप्त होती है। भिराना जो महत्वपूर्ण साइट है, भिराना ये भिराना है, यहाँ एक पॉटरी पाई गई है, ऐसे मिट्टी का जो है पॉटरी पाई गई है, उस पर भी डांसिंग गर्ल की तरह से ही आकृति बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका इससे तो ये प्रतीत होता है कि इस प्रकार का जो क्राफ्ट था, यह क्राफ्ट सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे साइट्स में जो है देखने को मिलता है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा लेक्चर, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। हम जानते हैं कि इतने लेक्चर्स को पसंद नहीं करते हैं आप लोग, फिर भी चूंकि यह बहुत एक डीप स्टडी है और इसको करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इससे अधिक हमको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये है इसके बारे में, डांसिंग गर्ल के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये है डांसिंग गर्ल के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया कि चीजें हैं क्या और कैसे के बारे में। बाकी 35 क्वेश्चन मैंने करवाया है, बाकी जो कंटिन्यू क्वेश्चन हम आपको करवाते जाएंगे। ठीक है, और हमको लगता है कि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पसंद आए होंगे, और इतना पढ़ने के बाद आपको किसी भी थर्ड किताब में या दूसरे तीसरे किताब में आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरा निजी रूप से मानना है। ठीक है, तो फिर मैं आगे 1-2 दिन के अंदर फिर से एक नया वीडियो मैं आपको डालता हूँ जो कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्कार।